2003 की बात है यार, आज से लगभग 20 साल पहले, कि लड़कियों की जैसे स्कूलिंग हो गई, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई, तो ग्रेजुएशन के बाद जनरली उनका मैरिज करके उनको सेटल कर दिया जाता था। पापा ने बोला कि अगर आपको करना ही है तो आप करो, बट ही सजेस्टेड दैट क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है, तो ऐसा ना हो कि आप बाद में डीमोटिवेटेड हो रहे हो कि आपने लाइफ के 2-3 साल लगा दिए और फिर कहीं पहुंच नहीं पाए। तो ही सजेस्टेड फॉर अ प्लान बी इन लाइफ। फोकस मेरा था सिविल सर्विसेज की तैयारी, देन माय पार्ट टाइम जॉब एंड अटेंडिंग LLB क्लासेस। और LLB क्लासेस रेगुलर थी और उसमें सेमेस्टर सिस्टम था एग्जामिनेशन का, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते थे, तो वो मुझे देने थे, क्लियर करने थे। तो बस वो काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड रहा कि वो टाइम मैनेजमेंट, फोकस प्लस सोशलाइजिंग को कैसे अवॉइड करना है। एक जो वर्ड हमने कोविड के टाइम में पूछा सुना, क्वारंटीन, तो आई वॉज एक्चुअली इन अ सेल्फ क्वारंटीन, क्योंकि आई वॉज वेरी सेल्फिश अबाउट माई टाइम कि मेरे पास 24 घंटे हैं और मुझे हर चीज़ को कवर अप करना है। सिविल्स की तैयारी में 10-12 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए। लॉ के भी अपने एग्ज़ाम देने होते थे, जॉब के लिए भी जाना होता था। सो दिस वॉज नॉट ईजी, बट आई थिंक आई गॉट माई पेरेंट्स सपोर्ट, माई फैमिली सपोर्ट। पहला अटैम्प्ट अपना 2006 में दिया, तो उसमें मैंने प्रीलिम्स लिखा, इंटरव्यू लिखा, मेंस लिखा, बट इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो डेफिनेटली आई वॉज डीमोटिवेटेड एंड डिजेक्टेड ना, कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। तो फिर देन आई रिकलेक्टेड माई ऑल स्ट्रेंथ। इनफैक्ट बीच में जो लोग भी मिलने आते थे तो वो इनडायरेक्टली टॉन्ट भी होता था पेरेंट्स को कि लड़कियों की, इनफैक्ट मेरी सिस्टर तब CA के एग्ज़ाम दे रही थी, दीदी मेरी, तो वो यही सुनने को मिलता था कि ये लड़कियों की अब ग्रेजुएशन हो गई है, नौकरी अच्छी लग जाएगी, तो शादी कर दो। हाँ, अब इनको क्यों इतना पढ़ाना है और कब तक बेसिकली बिठाएंगे घर पे ना, तो इनका मैरिज करके सेटल कर देना चाहिए। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, 2008 में रिज़ल्ट आया, मई 2008 में रिज़ल्ट आया एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th। हालांकि मेरे को उम्मीद तो थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट यू नेवर एक्सपेक्ट एनी रैंक, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा किया है, आपका उनके कंपैरिजन में क्या है, मार्किंग कैसी होगी, ये सब चीज़ें नहीं पता है आपको। तो यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ विद योर प्रिपरेशन, नॉट विद अदर एस्पेक्ट्स ना। तो फिर जब सिलेक्शन हुआ तो सबके उनके फिर फ़ोन कॉल्स भी आए रिलेटिव्स के कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मैं फैमिली में फर्स्ट बच्ची ऐसे हुई जो कि फैमिली को बैकग्राउंड नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं है। रिलेटिव्स ने भी यही बोला कि हमें पता था कि बच्ची होनहार है। हाँ, उसके बाद बोलना शुरू किया और पहले फिर तो वो हाँ कि क्लियर किया, तो दे आर ऑल्सो देन वेरी हैप्पी। अभी तक इंडिया में आज तक कोई एक लेडी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनी है। वी नेवर हैड एनी वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडिया, वी नेवर हैड एनी वुमेन डिफेंस सेक्रेटरी इन इंडिया। आज भी ऐसे प्रोफाइल हैं इंडिया में, हर स्टेट में, हर राज्य में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिन प्रोफाइल्स में आज तक भी वुमेन ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है। देखिए, यूपीएससी का एजेंडा क्लियर है कि इस तरीके के एस्पिरेंट्स जो कि एक्चुअली उस एप्टीट्यूड के हैं, जो कि अपने टीम वर्क से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही, और अपनी एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड स्ट्रेस, उन सब सर्कमस्टांसेस में भी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही है जॉब की। मैंने 15 साल में नॉर्थ ईस्ट में काम किया, बहुत रिमोट एरियाज में मैंने ट्रैवल किया, तो उसके बाद हरियाणा में मैंने काम किया डेप्यूटेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन बहुत इजी है, मैं बोलती हूँ एस्पिरेंट्स को, सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इजी, बट वंस यू एंटर इनटू द सर्विस और आप जिस इंटेंशन से सर्विस में आए हैं और उस इंटेंशन से आप सर्विस डिलीवरी में कंट्रीब्यूट कर पाओ, वो बहुत टफ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, वो हर साल कुछ नयापन लेके आते हैं टू मेक इट कॉम्पिटिटिव। अगर वो रिपीट करेंगे तो उसका जो एसेंस है, जो हम बोलते हैं कि यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, तो वो एसेंस उसका खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो वो यूनिकनेस हमेशा मेंटेन करते हैं। ऐसे के पेपर में पहले एक ऐसे लिखना होता था, अब 2 ऐसे लिखने होते हैं। 2 ऐसे में भी मतलब इस बार का मैंने देखा तो पिछले साल का भी थोड़ा सा फिलोसफिकल टच, तो फिलोसफिकल टच नहीं, आई वुड से दिस इज मोर ऑफ योर एनालिटिकल थिंकिंग, योर ओरिएंटेशन, कि आप उस इशू पे कितनी चीज़ें सोच सकते हो, उसको कैसे कोलेट कर सकते हो और कैसे आप उसको लिख सकते हो।
वो इम्पोर्टेंट हो गया। यू नो सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह ethics योर में case क्लैरिटी ऑफ थॉट, हाँ केस स्टडी है, सिचुएशन बेस्ड आंसर्स मांगते हैं कि आप इस सिचुएशन में हो, कहीं पे कम्युनल राइट हो क्या, आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे डीसी हो, एसपी हो, तो आप सीनियर से बात नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे हैंडल करोगे। यू नो देयर इज सम इलेक्शन रिलेटेड इशू एंड देन देयर आर इश्यूज ऑफ various other things which need your morality, which need your quick decision making, which need On the your spot empathy, decision, compassion, leadership qualities. So basically UPSC का जो एग्जाम है यही सब क्वालिटीज देखता है, your leadership, your empathy, your compassion, your team building, your presence of mind and your commitment. आपने जो डिसीजन लिया उस पे आप खड़े रहोगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैम सिविल सर्विसेज को लेके काफ़ी एग्रेसिव रहती हैं, बच्चों को गाइड करना, बताना, हर एक चीज़ के लिए आप इनके इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो मैम एस्पिरेंट को एडवाइस करना, गाइड करना, ये इनका रेगुलर प्रोसेस रहता है। और मैम को इसीलिए ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हम अलग तरीके से कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को जो मैम की अब तक की एक्सपीरियंस रही है उनको निचोड़कर एक कंसोलिडेट करके कुछ ऐसी चीज़ एक प्रोडक्ट के तौर पे, एक बुक के तौर पे आप सभी के लिए लाया जाए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। नेशन कॉलिंग, मैंने इस बुक को देखा है और आज का इंटरव्यू इसलिए भी है क्योंकि मैं इसके बारे में, नेशन कॉलिंग, व्हाट इज़ नेशन कॉलिंग, इस किताब को लिखने की क्या वजह थी, इसके पीछे क्या आइडिया था मैम का, और ये बुक हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। मैम नेशन कॉलिंग, व्हाट इज़ दिस? ये बुक एक्चुअली देखिए जो टाइटल है नेशन कॉलिंग, तो ये एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है कि मेरा जो पर्पस था, एक्चुअली मेरा भी पर्पस शायद यही था कि नेशन इज़ कॉलिंग। जो मेरे प्राइवेट सेक्टर से मेरी अच्छी जॉब में मैं अच्छा पैकेज ले सकती थी, 15 साल में तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। फाइनेंशियली यू अर्न वेल एंड प्रोफेशनली यू आर एट अ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कि हमारी लाइफ जर्नी से ये मेरे से रेजोनेट करता है, ये जो टर्म है नेशन कॉलिंग। और उसमें नीचे मैंने लिखा है होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें बेसिकली मैंने अगर एस्पिरेंट्स अगर देखेंगे तो ये जो बुक है ये मैंने सिर्फ सिविल सर्विसेज के बारे में अगर किसी भी एस्पिरेंट को, क्योंकि जब मैंने अपनी तैयारी करने के लिए सोचा तो मुझे एक्चुअली में कोई ऐसी किताब उस टाइम में नहीं मुझे मिली जिसमें कि अगर कोई एस्पिरेंट ये सोच रहा है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में मैं जानूं तैयारी से पहले। अच्छा ठीक है। तैयारी से पहले एक ओरिएंटेशन, और फिर जब मन बन जाए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है तो स्टेज वाइज मैं कैसे प्रिपेयर करूं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने प्रिपेयर की हैं, इसके अंदर डाली हैं। और फिर इसकी एंडिंग मैंने इस तरीके से की है कि व्हाट इफ नॉट यूपीएससी। जो मैंने प्लान बी की बात करें कि अगर यूपीएससी नहीं तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, हाउ कैन यू ओवरकम एंड फेस चैलेंजेस इन लाइफ, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो डेफिनेटली है ये बुक, लेकिन ये ऐसे हर उस एस्पिरेंट के लिए है, हर उस युवा शक्ति के लिए है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा और नया करना चाहता है, जो देश के विकास में योगदान देना चाहता है। तो इसमें जो है 14 चैप्टर्स हैं, उन 14 चैप्टर्स में ओवरव्यू सबसे पहले मैंने दिया है, उसके बाद में एग्ज़ाम के बेसिक्स और इंसाइट्स दिए हैं, फिर स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की है, स्ट्रैटेजी को भी स्टेज वाइज मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद में रोड्स नॉट टेकन, ऑल्टरनेटिव्स टू यूपीएससी, स्टेइंग मोटिवेटेड एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। फिर एक चैप्टर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, एक आर्टिकल भी मैंने इस थीम पे लिखा था कुछ टाइम पहले, रोल ऑफ वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी। तो किस तरीके से महिलाएं अपना जो है अस्तित्व दर्ज करा रही हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, किन कठिनाइयों से जूझते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। और फिर इसको रेलेवेंस देने के लिए, क्योंकि आपने भी बोला कि 15 साल मुझे हो गए क्लियर किए हुए, एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, तो आज के हिसाब से क्या रेलेवेंस है, उसके लिए मैंने 3 टॉपर्स के इंटरव्यूज भी इसमें डाले हैं 2022 बैच के। और सारे टॉपर्स की अपनी एक अलग स्टोरी है जिन्होंने क्लियर किया। इसमें एक लेडी ऑफिसर और 2 मेल ऑफिसर्स, उनके मैंने इसमें इंसाइट्स डाले हैं। एंड देन
इसका कंक्लूजन जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि इज़ यूपीएससी एवरीथिंग, फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्सपेक्टिव इन लाइफ, एंड देन माई जर्नी। तो मेरी जर्नी में है नेविगेटिंग द पाथवेज ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम अकेडमिशिया टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस तरीके से मैं एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर से एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज में आई, और मेरी 15 सालों की क्या जर्नी रही, क्या इंसाइट्स रहे। तो सिविल सर्विसेज को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देने की कोशिश की है आपने इस बुक में। बिल्कुल, एंड इट इज आल्सो आई वुड से अ सेल्फ हेल्प बुक, अ मोटिवेशनल बुक। एनी एस्पिरेंट हु इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम अपने लिए एक हेल्प के लिए सीख करते हैं, गाइड के लिए सीख करते हैं, उस तरीके की बुक बनाने की मैंने ये कोशिश की है। मेरा जो ओरिएंटेशन रहा है, मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट कभी भी नहीं करती हूँ। मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेरा ओरिएंटेशन, आई टेंड टू फॉरगेट द नेगेटिव थिंग्स एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन पॉजिटिव्स, क्योंकि मुझे वही लगता है कि आप खुद खुश रहोगे, खुद पॉजिटिव रहोगे, तो ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी। तो रोल ऑफ विमेन इन ब्यूरोक्रेसी ये चैप्टर मुझे लगा कि डालना चाहिए कि ये चैप्टर स्पेशली उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है, जो आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में भी बात बोली कि कई ऐसी एस्पिरेंट्स हैं जो करना चाहती हैं, नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल। तो एटलीस्ट अगर किसी के मन में है तो उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि विमेन किस तरीके से एक जो ग्लास सीलिंग है उसको ब्रेक करते हुए कैसे आगे बढ़ती आई हैं, और क्या चैलेंजेस लेकिन हैं हमारी सोसाइटी में। There are still many challenges, there are still many barriers, and there are still many prejudices in the system. बिल्कुल। जो कि हमें एज वुमेन ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं और करने पड़ेंगे। अगर आप आईएएस नहीं होती तो क्या होती? क्योंकि जो मेरा प्लान भी था उस टाइम में, प्लान भी तो यही था कि फिर मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की तरह अपना सर्विस करती, हो सकता है बाद में अपना ऑफिस सेटअप करती, और जो मेरा नोशन था कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए फिर मैं अपना एनजीओ सेटअप करती ज़रूर। जो कि मेरे माइंड में था एज पार्ट ऑफ माई प्लान भी, कि मैं कुछ 2-3 साल में कुछ फाइनेंशियली अपना कुछ एक सेटअप क्रिएट कर लूँ नौकरी करके, और फिर उसके बाद मैं अपना एनजीओ सेटअप करूँगी, जिससे मैं अपने आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मतलब आपके आईएएस की जिम्मेदारी उसके निभाते हुए मैम फैमिली देखती हैं। आई हैव 2 किड्स। उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़, मैम इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं? मुझे लगता है मेरा एक फ्रेज है, ऐसा तो नहीं मोदी जी जैसे कितने घंटे सोते हैं जी? वैसा तो नहीं है। नहीं, मैं सोती हूँ ऑफ कोर्स, मोदी जी से तो मैं कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे यही लगता है कि 24/7 का जो टाइम है, सभी के पास इतना टाइम है। तो अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर सकते हैं, हमारे देश में ऐसी बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ रही हैं और आज भी हैं जो लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं और लगे हुए हैं बिल्कुल ना, तो मुझे वही लगता है कि अगर मैं अपना उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ तो आई फील वेरी हैप्पी। और जहाँ तक बात रही ऊर्जा की, तो मुझे लगता है कि योर फोकस, योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर पॉजिटिविटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, योर पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर फोकस। और कहीं ना कहीं आपको सेल्फिश नहीं, मैं बोलूँगी सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ता है। सेल्फ कॉन्शियस कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो टाइम आपका कहाँ देना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है। टाइम मैनेजमेंट आपने मैं लिया मैम, आपका रूटीन, डेली रूटीन क्या होता है? मेरा डेली रूटीन बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock आई गेट अप, क्योंकि बच्चे उस टाइम में उठते हैं, बच्चे लीव करते हैं 6:50। योगा वगैरह भी आप शायद करती हैं, मैंने देखा है। हाँ, तो वो 6:50 पे बच्चे चले जाते हैं, उनकी स्कूल की बस आती है घर के पास ही। उसके बाद अराउंड 7 o'clock, 7:15 मैं निकलती हूँ अपनी वॉक, योगा, या घर पे करती हूँ, कभी पार्क में जाती हूँ। आई हैव अ स्मॉल सेटअप एट माई प्लेस। कभी थोड़ी बहुत मशीन्स भी मैंने रखी हुई हैं, एरोबिक, जुम्बा, तो ये सब मिला के करती हूँ। 1-1.5 घंटा मैं मॉर्निंग का इसमें लगाती हूँ। देन आई गो टू, देन ऑफ कोर्स आई गेट रेडी एंड गो टू माई ऑफिस। फिर शाम हो जाती है ऑफिस से आते आते। फिर ये सोशल मीडिया भी टाइम लेता है एक्चुअली, तो उसमें भी आपको अपडेट रहना पड़ता है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड देन यू हैव टू प्लान। एंड देन इवनिंग टाइम स्पेंडिंग विद सम टाइम विद द किड्स, बिकॉज उनका भी स्कूल का भी होमवर्क, असाइनमेंट्स और वो सब चीज़ें भी एज अ मदर। देन आई हैव अ फैमिली, मेरे पेरेंट्स,
तो बट मैम कभी उनका भी कभी और तो फिर जैसे शाम में आ गए रात घर हो जाती है। बट हाँ। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन भी तो होती होगी आपको मतलब। तो वो तो ऐसे बहुत होता है हम लोगों की प्रोफाइल में, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जैसे मैंने, अब तो खैर मेरा फील्ड प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जब मैं फील्ड में थी तो एज ए कलेक्टर भी हमने इलेक्शन कराए, हमारी ड्यूटीज़ भी लगती हैं। तो वो तो क्या है कि यू आर नॉट एट होम एंटायर डे एंड नाइट, तो वो बहुत एक्टिव रहता है। कोई वीआईपी विजिट है, वीवीआईपी विजिट है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, तो ऐसे तो बहुत आती हैं। बट आई थिंक हम भी यूज्ड टू हो जाते हैं और हमारी फैमिलीज भी एडजस्ट करती हैं। सो माय फैमिली थैंकफुली दे नेवर कंप्लेंट। माय हस्बैंड ही इज़ ऑल्सो इन द सर्विस, ही इज़ एन IRS ऑफिसर, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, माई बोथ किड्स आर वेरी सपोर्टिव। तो मुझे वैसे कभी कोई इशू नहीं आता है। गो थ्रू दिस बुक इफ़ पॉसिबल। फिजिकली भी ये बुक अब काफ़ी जगह अवेलेबल करा रहे हैं थ्रू द पब्लिशर। द पब्लिशर्स आर UPSC गाइड, और काफ़ी मेहनत लगी मुझे, 6-7 महीने ऑलमोस्ट लगे मुझे ये बुक को लिख के तैयार करने में। तो आई यूज़ टू स्टार्ट वर्किंग एट लेट नाइट, 10 बजे के बाद जब बच्चे सो जाते थे, और रात को 1-2 बजे तक मैं इस बुक का काम मैंने किया है। तो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा UPSC का एग्ज़ाम दोबारा लिख रही हो, यू आर सो बिज़ी। तो बात करने के लिए टाइम नहीं होता था मेरे पास। तो वो ये है कि आई हैव ट्राइड टू मेक दिस बुक एक्चुअली वेरी रेलिवेंट फॉर देम। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अब इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होंगे, और जो फिर नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि योर ओन पर्पस एंड योर ओन एम, योर ओन रीज़न ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, वो क्लियर होना चाहिए। और जब वो क्लियर है तो वो भी एक थोड़ा सा एक्शन प्लान माइंड में होना चाहिए कि आप कौन से मंथ में क्या क्या कवर कर रहे हो। तो बेसिकली अगर नेक्स्ट ईयर के लिए है तो इसमें एक चैप्टर है जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज का जो चैप्टर है, उसमें मैंने स्टेज वाइज भी मैंने थोड़ा सा बताया है। तो जो स्ट्रैटेजीज है चैप्टर 4, उसके अंदर मैंने एक पूरे 1 साल की स्ट्रैटेजी को बताया है कि मंथ वाइज हम कैसे ब्रेक करें, और मंथ वाइज को ब्रेक करके फिर उसको हम एक्शनेबल गोल्स, मतलब उसको हम वीकली और डेली, आवरली किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि योर विजन एंड योर गोल शुड बी क्लियर। यू ऑल्सो शुड हैव पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप ये समझें कि आपके जैसे जितने भी लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं जिटरी फील करेंगे, सब कहीं ना कहीं परेशान होंगे, सब कहीं ना कहीं एंग्शियस और एप्रीहेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है। और अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो ये होना बिल्कुल लाजमी है, ये होना ही होना चाहिए, ये नेचुरल है। और अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है लेकिन उसको अगर टेंशन नहीं है, अगर वो उसको एप्रीहेंशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, तो ही इज़ नॉट सीरियस। अगर वो सीरियस होगा तो एंग्जाइटी आएगी ही आएगी, उसको मेंटल इशू आएगा ही आएगा, उसे लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, दिस विल कम। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको ओवरकम कैसे करें। तो हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ, हैव करेज टू इनोवेट, हैव करेज टू लीड, एंड अपने एफर्ट्स 100% जेन्युइन दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एफर्ट्स में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये समय जो आज आपको मिल रहा है ये कल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मेरे को अभी एस्पिरेंट्स काफ़ी मिलते हैं ऐसे, उनको लगता है कि हमें लगता है कि हमने 1-2 अटैम्प्ट ना वो ऐसे दे देते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, तो उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने वो अटैम्प्ट वेस्ट कर दिए। अगर आपको ट्राई करना है तो मॉक टेस्ट दे दो, उसके लिए UPSC अटैम्प्ट मत वेस्ट कीजिए। दिस एग्जाम इज़ नॉट फॉर एक्सपीरियंस, दिस एग्जाम इज़ फॉर योर परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आप प्रिपेयर होगे, जब आपकी 100% एम्यूनेशन तैयार होगी, तभी आप अच्छा एग्ज़ाम लिख पाओगे। और वो तभी होगा जब आपके स्टडी मटेरियल अच्छा तैयार होगा, आपके खुद के नोट्स तैयार होंगे, रिवीजन कर पाओगे, उसको लिख पाओगे। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका पॉजिटिविटी दिखना चाहिए कि भाई ये एस्पिरेंट अगर क्लियर होता है, ही और शी विल बिकम अ गुड ऑफिसर, ही इज़ विलिंग टू वर्क फॉर द कंट्री। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो मोटिवेशन अगेन की जो बात है वो ये है कि हमारे ये स्वाभाविक है ये होना, लेकिन हम इसको ओवरकम कैसे करें ये खुद जानना ज़रूर पड़ेगा। तो जैसा कि मैम ने कहा कि देश की सेवा करनी है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू, और एंड सिविल सर्विसेज इज़ वन ऑफ देम। दैट्स व्हाई नेशन इज़ कॉलिंग। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़ें, और you will definitely find. Do give your feedback and reviews on Amazon and Flipkart. Correct. ताकि मैं जो अगली किताब मेरे जहन में अभी 2 बुक्स की और रूपरेखा है, कुछ और है, वो अभी नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करूंगी। अभी थोड़ा सा इस पे इसके फीडबैक और रिव्यू पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन
काफ़ी टाइम ले लिया आपका। जी जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द व्यूअर्स जो ये इंटरव्यू देखेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और जीवन में सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें और कभी भी निराश और हताश ना हो। हमेशा से चैलेंजेस आएंगे, उसको अपनी काबिलियत और अपने जुनून और अपने एफर्ट से हमें ओवरकम करके आगे बढ़ना है। और एक कुछ हिंदी की पंक्ति मेरे को अभी जस्ट जहन में आ रही है, मैं आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। यू कीप मूविंग अहेड, कीप लीविंग योर फुटप्रिंट्स, बी हैप्पी बी हेल्थी। सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना, स्वस्थ रहना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।